नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। मैं मोहित पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए दोस्तों, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। प्रत्यास्था आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी लचीली है, उसमें लोच कितना है, वही उसकी प्रत्यास्था होती है, वही उसकी प्रत्यास्था सीमा होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। प्रत्यास्था सीमा, प्रत्यास्था शब्द आते ही स्प्रिंग या रबड़ या स्पंज बॉल आपके दिमाग में चलना चाहिए। जो वस्तुएं अपनी पुनः अवस्था में, पुनः अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस आ जाती हैं, वो प्रत्यास्था वाले गुण से भरी होती हैं। इलास्टिसिटी उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों, इलास्टिसिटी को जानने से पहले दो बातें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के बल लगते हैं और एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यदि ये क्रिया हो रही है तो इसमें कौन सा बल लगा है। तो दोस्तों, वो दोनों बल आप जान लीजिए क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कुरूप बल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जान लें कि इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, कुरूप बल। यानी वह बल जो किसी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का रूप बदल देता है, उसे कुरूप बल कहते हैं। द फोर्स विच डिस्प्लेसिस, डिफॉर्मिंग से डिस्प्लेसिस यानी विस्थापना निकल के आ रहा है। तो आप याद रखिएगा, वह फोर्स जो किसी भी वस्तु को डिस्प्लेस कर देती है उसकी ओरिजिनल शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन से, यानी द फोर्स which changes or displaces the shape, size, configuration of an object is known as deforming force। मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, ठीक है दोस्तों, द फोर्स। तो मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो आपसे पूछा जाएगा यदि किसी पेंसिल को तोड़ा गया तो कौन सी फोर्स लगी उसमें। यदि किसी वस्तु को तोड़ा गया या किसी वस्तु की पोजीशन चेंज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन या शेप चेंज हो गई फोर्स लगाने के बाद, तो वह फोर्स कौन सी फोर्स होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स, जो डिस्प्लेस कर देती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन को, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। सोचिए, रबड़ आपके हाथ में है, आपने खींची, कौन सी फोर्स लगाई? कौन सी फोर्स लगाई रबड़ खींचने में? ये पूछा जाता है। रबड़ को खींचने में कौन सा बल लगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। पेंसिल को तोड़ने में कौन सा बल लगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वह फोर्स, द फोर्स विच डिस्प्लेसेस, ठीक है, विस्थापित कर दे, विच डिस्प्लेसेस द शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की शेप, साइज को बदल दे, उसे ही हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। दोस्तों, मैं मान सकता हूँ ब्रोकन पेंसिल, ठीक है, पेंसिल को ब्रोक किया गया, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, एक ब्रोकन पेंसिल, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। स्ट्रेच्ड रबड़, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या? स्ट्रेच्ड यानी तनी हुई रबड़। रबड़ को हम तानते हैं तो कौन सा बल लगाना पड़ता है तानने के लिए? डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कुरूप बल। तो अब आप अच्छे से जान गए होंगे कि जो बल किसी भी वस्तु की पोजीशन, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन को बदलता है, उस बल को क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरा बल होता है दोस्तों रीस्टोरिंग फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है दोस्तों। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि वह बल, जब किसी वस्तु पर हम डिफॉर्मिंग बल लगाते हैं, आप सोचिएगा, तो डिफॉर्मिंग बल लगाते हैं तो कुछ ताकत लगती है उसे खींचने में। क्यों दोस्तों, क्यों ताकत लगती है खींचने में? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वह डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। जो ये कहता है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बोल रहा हूँ, जो ये कहता है कि मैं इसकी पोजीशन को चेंज नहीं होने दूंगा, या ये कह सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स वाली रबड़ आपने खींची तो डिफॉर्मिंग फोर्स से खींची, लेकिन रबड़ जैसे ही आपने छोड़ दी, यानी रिमूवल हुआ, किसका? क्या रिमूव हुआ? डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद जिस बल के कारण वह रबड़ या वह वस्तु अपनी पुनः ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, उसी बल को रिस्टोरिंग बल कहा जाता है। रेलवे में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि रबड़ पुनः अपनी ओरिजिनल शेप प्राप्त कर लेती है किस बल के कारण? तो आप रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे।
तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही द फोर्स which tends an object to regain its original position, the force which tends an object to regain its original position after removal of deforming force. देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कुरूप बल के हटने के बाद जो बल अपनी पुनः अवस्था में, ओरिजिनल अवस्था में वस्तु को ले आता है, उस बल को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और यह वस्तु के अंदर होता है। आप देखिए स्प्रिंग को आप खींचिए तो बाहर की ओर क्या लग रहा है, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, ठीक है दोस्तों, ये स्प्रिंग, अगर इस स्प्रिंग को आप बाहर की ओर खींचेंगे, बाहर की ओर, तो डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर की ओर लग गई, ठीक है दोस्तों। हमेशा दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स तो बाहर की ओर लग गई, ठीक है। और अब ये स्प्रिंग को खींचने में डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर लगेगी, जो कहेगी नहीं इसको ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है। तो जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ूंगा, ये स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, जैसे थी वैसे ही हो जाएगी। तो रीस्टोरिंग बल के कारण, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो शेप और साइज को बदल देता है वस्तुओं की, और रीस्टोरिंग फोर्स जो पुनः उसे अपनी अवस्था में ले आता है। इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल को अगर आपको समझना है तो आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है दोस्तों, और इस स्प्रिंग को मैं अब दबा रहा हूँ, अब मैं बाहर की ओर नहीं खींच रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगी, इसकी शेप साइज को छोटा कर देगी। पहले खींच रहे थे तो बड़ा कर दिया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कुरूप बल क्या करेगा, कुरूप बल इसकी शेप को छोटा कर देगा। तो कुरूप बल जब छोटा करेगा, तो मैंने बताया कुरूप बल के विपरीत दिशा में लगता है रिस्टोरिंग बल, तो ये बाहर की ओर रिस्टोरिंग बल लगाएगा, ठीक है दोस्तों, बाहर की ओर रिस्टोरिंग बल लगाएगा कि पुनः अवस्था में जाने के लिए। और जैसे ही मैं डीएफ हटा दूंगा, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दूंगा, ये स्प्रिंग पुनः अपनी उसी अवस्था में वापस फैल जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि फैलाने में ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है, किसी वस्तु को कंप्रेस करने में, दबाने में भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है, क्योंकि जब हम खींच रहे थे तो डिफॉर्मिंग फोर्स ने, यानी कुरूप बल ने उसके साइज को बढ़ा दिया था, लेकिन जब हम उसे दबा रहे थे तो डिफॉर्मिंग फोर्स ने उसके साइज को छोटा कर दिया था। लेकिन रीस्टोरिंग बल चाहे छोटा साइज हो जाए चाहे बड़ा साइज हो जाए, रीस्टोरिंग बल उसे ओरिजिनल पोजीशन में जैसे वो था वैसे ही लेकर आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आप ये देखिए, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स दोस्तों होता है जी, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है दोस्तों, रीस्टोरिंग फोर्स द फोर्स विच टेंड्स एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ताकि वह अपनी पुनः अवस्था, रीगेन, दोबारा से अपनी पोजीशन प्राप्त कर ले, रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल पोजीशन और शेप। अब दोस्तों देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा लचीली चीज़ों में ही लगेगी, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स से पेंसिल तो टूटी थी, पर क्या रीस्टोरिंग फोर्स पेंसिल में होती है जिससे वो दोबारा से जुड़ जाए, नहीं। तो यानी रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इलास्टिक चीज़ों में होती है। जैसे स्पंज वाली बॉल देखी होगी आपने, जब आप उसको दबाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उसने उसका आकार बदल दिया, लेकिन जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल क्या करता है दोस्तों, जैसे ही आप कुरूप बल हटाते हैं, प्रत्यानयन बल क्या करता है, उसे वापस अपनी शेप में ला देता है। तो पोजीशन और रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड शेप, इसका एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, हो सकता है रबर, ठीक है, स्ट्रेच्ड रबर हम कह सकते हैं, स्ट्रेच्ड रबर। और दूसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच कर दिया जाए तो वापस अपनी अवस्था में किस बल के कारण आती है, रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो कौन सी फोर्स के कारण, डिफॉर्मिंग फोर्स। पुनः अवस्था अपनी शेप में आ गई तो
दोस्तों ये देखिए स्पॉन्ज बॉल, बस आप ये याद रखिए। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, स्पॉन्ज बॉल, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब दोस्तों अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए आपके पास जो हम हेयर्स में लगाते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, लड़कियां लगाती हैं अपने बालों में रबर, तो रबर ज़्यादा लचीली इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी रबर की ज़्यादा होती है या साइकिल की ट्यूब की? आपने साइकिल के टायर्स में ट्यूब देखी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बालों में लगाने वाली रबर की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है या साइकिल की ट्यूब की, तो बताइए कि उसमें से किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आप तब तक इसे सोचिए और हम इसी के ऊपर आगे चलते हुए आपको इसका आंसर देंगे। अभी आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो कि रबर की, बालों में लगाने वाली रबर की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या साइकिल की ट्यूब की, तो इसका आंसर आपको अभी कुछ ही पलों में मिलने वाला है। तो दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इलास्टिसिटी होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी का अपना एक गुण होता है, ऐसे ही इलास्टिसिटी भी बॉडी का अपना एक गुण होता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। रबर का, स्प्रिंग का, स्पंज बॉल का अपना एक गुण होता है ऑफ अ बॉडी, ठीक है दोस्तों, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण बाय वर्च्यू ऑफ विच, प्रत्यास्था क्या होता है? प्रत्यास्था बॉडी का एक गुण होता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रीगेन्स, जिसके कारण बॉडी अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाती है। अब बताइए इलास्टिसिटी पेंसिल में थी क्या? पेंसिल में इलास्टिसिटी थी क्या दोस्तों? नहीं थी। पेंसिल में इलास्टिसिटी नहीं थी, इसीलिए वह अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाई। रबर में इलास्टिसिटी थी, इसलिए वह अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। ठीक है दोस्तों, अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। और आप देखिए स्प्रिंग में इलास्टिसिटी थी, इसीलिए वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। स्पंज बॉल में इलास्टिसिटी थी, इसीलिए उसको डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वो अपनी ओरिजिनल शेप में दोस्तों आ गई। अब इलास्टिसिटी के ये गुण होता है बॉडी का। अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं हम इलास्टिक लिमिट क्या होती है, यानी प्रत्यास्था सीमा क्या होती है। वह सीमा जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अंडर विच हम कह सकते हैं इसको और अच्छे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, भाई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर ही तो कोई वस्तु खिंचती है, तो वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उतनी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं कि बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करे। द वैल्यू ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी अधिकतम डिफॉर्मिंग फोर्स की वह अधिकतम सीमा। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी? कुरूप बल, जिससे हम खींचते थे। कुरूप बल की वह अधिकतम सीमा, जिस सीमा तक कोई बॉडी प्रत्यास्था वाला गुण प्रकट करती है या उसमें रहता है और उसके बाद वह अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देती है, उसके बाद वह टूट जाती है। रबड़ को खींचने का भी एक लिमिट है, उसकी इलास्टिक लिमिट है। खींचते जाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते जाएंगे, तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो उसकी इलास्टिक लिमिट होगी, यानी उसके बाद अगर आपने उसे खींचा तो वो टूट जाएगा। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर विच फोर्स अप टू विच मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू किसकी? डिफॉर्मिंग फोर्स, कुरूप बल की वह अधिकतम वैल्यू जिस पर कोई बॉडी इलास्टिक, अप टू विच ऑब्जेक्ट शोज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ऑब्जेक्ट क्या करता है? प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्था की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे हर आदमी की एक सीमा है, यानी वह सीमा, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूं, वह सीमा जहाँ तक मुझे गुस्सा ना आए, उसके बाद मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो इसे एक सीमा कहते हैं। मान लीजिए ऐसे ही रबर का एग्जाम्पल है कि एक सीमा, मुझे उतना खींचो कि मैं टूट ना जाऊं, रबर कहती है, तो उसकी एक इलास्टिक लिमिट है, तो बोलती है मुझ पर उतना ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए
मेरी इलास्टिक लिमिट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसके बाद मैं टूट ना जाऊं, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज ना कर दूं, एंड अबव विच जिसके ऊपर इट लूजेज इट्स इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, इट लूजेज इट्स इलास्टिसिटी, वह अपनी प्रत्यास्थता को खो देता है, प्रत्यास्थता के गुण को खो देता है रबड़, अगर इसके ऊपर हम जाएं। हर लचीली वस्तु की, इलास्टिक वस्तु की इलास्टिक लिमिट होती है, जिसके बाद वह इलास्टिक प्रॉपर्टी छोड़ देता है और फिर वो ब्रोक कर जाता है, टूट जाता है। ये बात हुई इलास्टिक लिमिट की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस की, जिसे हम कहते हैं तनाव। तनाव क्या होता है? जब हम किसी रबर को, मान लीजिए ये हमारे पास रबर है, हम इसको खींचते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर की ओर फैलाते हैं, मान लीजिए रबर को फैलाते हैं बाहर की ओर, समझिएगा कि स्ट्रेस क्या है। तो रबर डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर की ओर लगी, कुरूप बल, और प्रत्यानयन बल जो है दोस्तों, प्रत्यानयन बल किस तरफ लगेगा, ये लगा कुरूप बल। अब मेरा प्रत्यानयन बल अंदर की ओर लगेगा ना, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं, कुरूप बल के अगेंस्ट लगेगा। और मैंने बताया प्रत्यानयन बल जो होगा, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो कहता है कि द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स, आप ऐसे याद कीजिए इसकी डेफिनेशन, रिस्टोरिंग फोर्स पर मीटर स्क्वायर, यानी पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर में कितनी रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, 1 मीटर स्क्वायर में कितनी रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है जब हम किसी वस्तु पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, जब किसी वस्तु पर कुरूप बल लगता है तो पर यूनिट एरिया जितना रिस्टोरिंग फोर्स उसमें जनरेट होगा, यानी जितना वो कोशिश करेगी अंदर जाने की, वही है उसका स्ट्रेस। यानी किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए कितना आप बल लगा रहे हैं, उसे भी आप स्ट्रेस कह सकते हैं। यानी लगने वाला बल, कितना बल लगा रहे हैं आप और कितना बल लगा रही है वो बॉडी, ठीक है दोस्तों, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना ही स्ट्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इस रबड़ को मैंने खींचा, ये इतनी बड़ी थी और खींच के उसके बाद ये इतनी बड़ी हो गई, तो थोड़ी बड़ी हो गई ना दोस्तों, ये वैसे ये दोनों तरफ से खींचेगी तो थोड़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो अब ये बड़ी हो गई तो यानी इसने अपना शेप और कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लिया। तो इसने जो भी इसमें चेंज आया है उसी को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, यानी तनाव। और स्ट्रेन को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, खिंचाव। क्या बोलते हैं दोस्तों, खिंचाव। कितना खिंचाव आया है। चेंज इन शेप, चेंज, इसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। किसी वस्तु की शेप और कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आया है। ठीक है दोस्तों, चेंज इन शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन एंड शेप ऑफ अ बॉडी, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी, क्या चेंज आया है बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अब देखिएगा दोस्तों, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक हेयर बैंड है, हेयर रबर है, ठीक है, पतला रबर है, और यहाँ पर हमारे पास साइकिल का ट्यूब है। अब दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, क्या कि अंडर इलास्टिक लिमिट, इसी को क्या कहते हैं हम, हुक्स लॉ। अंडर इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई वस्तु रहे, मतलब अभी टूटी नहीं है, वह सिर्फ खींच रखी है, अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, हमेशा याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है स्ट्रेस, इसे हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, हुक्स का नियम। ये हुक्स लॉ है, हुक्स ने नियम दिया था, जिस नियम पर, हुक्स के ही लॉ पर दोस्तों, हुक्स के लॉ पर हमारी वेइंग मशीन भी काम करती है। आपने देखा होगा
हुक्स लॉ पर। आपके घर पे सिलेंडर आता होगा, उसको मेजर करने के लिए वो क्या लाता है, वेइंग मशीन लेके आता है, स्प्रिंग वेइंग मशीन होती है, वो हुक्स के नियम पर काम करती है, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब मान लीजिए स्ट्रेस जो है, अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कर दें तो ये बराबर होता है किसके, इलास्टिक लिमिट ई। इसे हम क्या बोलते हैं, ई को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस क्या होता है दोस्तों, मापांक, लोच का मापांक। इसे क्या कहते हैं हम, लोच का मापांक। लोच का मापांक, कैसे हम लोच को नापते हैं, किसी वस्तु में कितना लचीलापन है, कितना लोच है, उसे हम कैसे मापते हैं। अब दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिएगा कि रबर ज़्यादा खिंच जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मत समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टील जो होता है, स्टील की चादर रबर से ज़्यादा इलास्टिक होती है, क्यों, वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, बिकॉज स्ट्रेस इज मोर देन स्ट्रेन, यानी तनाव से ज़्यादा, यानी तनाव ज़्यादा होता है किससे, तनाव ज़्यादा होता है दबाव से, तनाव खिंचाव से ज़्यादा होता है, स्ट्रेस इज मोर देन स्ट्रेन स्टील में। कैसे होता है दोस्तों, देखिए स्ट्रेस मैंने आपको बताया था कितना बल लगाना पड़ा, यानी कितनी रिस्टोरिंग फोर्स, जितना बल लगाएंगे उतना रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर जनरेट होगा उसमें। ठीक है, बॉडी लगाती है तो कितना बल लगाया, ठीक है, और कितना उसकी शेप में चेंज आया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, मान लीजिए ये रबर है, इसी रबर का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मैंने लगाया इस पर 5 न्यूटन का बल, ठीक, और इसकी शेप में चेंज आया, मान लीजिए मैंने मानता हूँ इसकी लेंथ वाइज हमने खींचा तो इसकी लेंथ में चेंज आया 1 मीटर, मान लीजिए इसकी लेंथ में चेंज आ गया 3 मीटर स्क्वायर का, 3 मीटर का चेंज आया। मान लीजिए इस रबर को मैंने खींचा और ये 3 मीटर खिंच गई, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर खिंच गई, सॉरी 3 सेंटीमीटर खिंच गई। लेकिन क्या दोस्तों बताइए, उतना ही बल लगाऊं मैं साइकिल की ट्यूब पर, और ये देखिए यही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कितना बल लगाया और कितना उसकी शेप में चेंज आया, यही तो था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताइए तो 5 यहाँ, और इसकी ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर खींचा, उतना ही बल लगाया मैंने हेयर बैंड की रबर पर तो वह 3 सेंटीमीटर खिंच गई। ठीक है, फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बल लगाया, स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सा बल, प्रत्यानयन बल होता है जितना पर यूनिट एरिया में उत्पन्न, तो 5 न्यूटन का बल लगाया रबर पर तो 3 सेंटीमीटर खिंच गई, और साइकिल की ट्यूब पर अगर बल लगाया मैंने 5 न्यूटन का तो 1 सेंटीमीटर ही खींची, यानी बल उतना ही लगा पर वस्तु ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की तो वह ज़्यादा इलास्टिक होगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए साइकिल ट्यूब इज मोर इलास्टिक देन हेयर रबर, तो हेयर की रबर से ज़्यादा इलास्टिक साइकिल ट्यूब होती है। दैट इज़ वाई एग्जाम्पल आता है आपके एग्ज़ाम में कि वाई स्टील की चादर, वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्यों स्टील की चादर जो होती है वो रबर से ज़्यादा इलास्टिक होती है, ज़्यादा फैलती है, बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज स्ट्रेस इज मोर देन स्ट्रेन। यानी दोस्तों आप सिंपली देखिए कि E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, यानी स्ट्रेस तनाव और स्ट्रेन खिंचाव, तनाव ज़्यादा होता है खिंचाव से। अब अगर ये वैल्यू घटती जाएगी, ये वैल्यू घटती जाएगी तो ये इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, अगर ये वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी किसी भी वस्तु में, इसको मैंने स्ट्रेस को कांस्टेंट कर दिया कि उतनी फोर्स लग रही है सब में, तो स्ट्रेस कांस्टेंट कर दूं और ये वैल्यू घटती जाएगी तो ये बढ़ती जाएगी,
और जिसकी यानी कि ये वैल्यू घटने का मतलब शेप में कम चेंज आ रहा है। जिस वस्तु पर बल लगाने पर, दो वस्तुएं दे दी जाएंगी आपको एग्जाम में कि इन दोनों के ऊपर बताइए किसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है। आप सिर्फ ये विजुलाइज कीजिएगा कौन सी वस्तु बल लगाने पर कम फैलेगी, अपनी शेप कम चेंज करेगी। जो वस्तु ज़्यादा बल लगाने पर कम शेप चेंज करेगी वह वस्तु ज़्यादा इलास्टिक होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो एग्जाम्पल एक और लिखिए कि अगर हमें दे दिया जाए कि ट्रक की ट्यूब हो, ट्रक के टायर्स की ट्यूब हो, ट्रक टायर ट्यूब्स आर मोर इलास्टिक देन साइकिल ट्यूब। अब मैं आपको साइकिल की ट्यूब दे दूं, ठीक है, और ट्रक की टायर ट्यूब दे दूं, तो बताइए कौन सी ज़्यादा इलास्टिक होगी। जिसको आप आसानी से फैला पाएंगे वो कम इलास्टिक होगी, जिसको आप ज़्यादा दिक्कत होगी फैलाने में यानी फोर्स ज़्यादा लगेगी और उसकी पोजीशन में चेंज थोड़ा सा होगा तो वो जो होगी ज़्यादा इलास्टिक होगी। जिसकी शेप में चेंज कम होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगी। अब दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है कि एसआई यूनिट क्या होती है इलास्टिसिटी की। एसआई यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। और न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता था, प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट भी क्या होती थी, पास्कल। तो इलास्टिसिटी और प्रेशर की यूनिट दोस्तों सेम होती है, यानी इसकी यूनिट भी पास्कल होती है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी याद रखिएगा, हुक्स लॉ, दोनों एक ही हैं। और दूसरा लिखिए दोस्तों कि विस्कोसिटी आपको पढ़ाया था शयनता, विस्कोसिटी इसकी एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो विस्कोसिटी की दोस्तों एसआई यूनिट होती है आपकी पास्कल सेकंड या डेकापॉइस। विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसकी एक और होती है यूनिट डेकापॉइस। याद रखिएगा शयनता की यूनिट पूछी जाती है और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पॉइस। विस्कोसिटी की यूनिट पॉइस, डेकापॉइस। अब दोस्तों एक चीज़ और लिखिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यदि कोई तरल पदार्थ बहता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय, मान लीजिए कोई तरल पदार्थ बह रहा है, उसकी दर कैसे नापेंगे, कितने दर से वो बह रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय वेंचुरी मीटर। कौन सा मीटर, जैसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से नापते थे यानी वायुमंडलीय दबाव को, ऐसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजरमेंट किससे होता है, मेजर्ड बाय मिल्क की शुद्धता लैक्टोमीटर से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वेंचुरी मीटर से, ठीक है दोस्तों, हिग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी आप याद रखिए एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वेंचुरी मीटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय वेंचुरी मीटर। तो दोस्तों वेंचुरी मीटर हो गया। अब इसी में दो बातें जानिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि अगर मान लीजिए किसी रबड़ को आप खींचते हैं और उसकी शेप में लीनियर चेंज आता है, उसकी शेप में कौन सा चेंज आता है, लीनियर चेंज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यंग्स मॉड्यूलस, यानी यंग का मापांक, यंग का मापांक, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। ये किस लिए आता है, ये लीनियर चेंज के लिए आता है। मान लीजिए किसी वस्तु को, रबड़ को आपने खींचा और वो खींच के इतनी बड़ी हो गई, तो खींचा तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगी ना बाहर की तरफ, कौन सी फोर्स लगी, डिफॉर्मिंग फोर्स। मैं बार बार बात कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और अंदर की तरफ कौन सी लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल। तो आपने खींचा, उसके शेप में बदलाव आ गया। अब बदलाव कैसा आया, वो यहाँ तक थी तो यहाँ तक हो गई, ठीक। तो बदलाव आया तो इसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, यानी इसका फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एल से डिनोट कर दिया मैंने लॉन्गिट्यूडनल को, यानी खिंचाव और
तनाव और खिंचाव का रेशो। और जब भी कभी किसी वस्तु को आपने खींचा, मान लीजिए उसका कुछ घनत्व था, वॉल्यूम था, और वो खींच के उसका वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? बल्क मॉड्यूलस। यानी ये चेंज किस में आता है? यानी वॉल्यूम के लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? बल्क मॉड्यूलस। कौन सा शब्द यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए दोस्तों? बल्क मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को Y से डिनोट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस को K से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बल्क मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय K। आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ना है, एग्जाम तभी क्लियर होगा। यंग्स मॉड्यूलस को Y से डिनोट किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी अब बल्क मॉड्यूलस में वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम में चेंज आता है किसी भी वस्तु की, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन, मान लीजिए सिलिंड्रिकल रबर है, रबर सिलिंड्रिकल शेप में होती है, उसे आपने खींचा तो पहले जो उसका वॉल्यूम था अब उसका वॉल्यूम में बदलाव आ गया। पहले तो हमने लेंथ देख ली कि लेंथ में कितना बदलाव आया, तो अगर हमें उसकी इलास्टिसिटी निकालनी है यंग्स मॉडुलस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसके बाद बल्क मॉडुलस, तो उसके वॉल्यूम में भी तो बदलाव आया होगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² h। तो हम रबर जो होता है, रबर की भी वॉल्यूम में बदलाव अगर आया तो हम लिख देंगे वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, और उसे हम क्या कहते हैं? बल्क मॉड्यूलस, यानी थोक मापांक। क्या कहते हैं? थोक मापांक। अब दोस्तों तीसरा आ गया रिजिडिटी मॉड्यूलस, कठोरता का मापांक, रिजिडिटी मॉड्यूलस, कठोरता का मापांक। इसे हम क्या कहते हैं? कठोरता का मापांक, रिजिडिटी मॉड्यूलस। रिजिडिटी क्या होती है? स्टिफनेस होती है किसी भी वस्तु कितनी कठोर है वो। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ, इसकी परिभाषा, तो आप ये याद रखिए कि कोई वस्तु डिफॉर्मेशन फोर्स को कितना सहन कर सकती है। यानी मान लीजिए आपके घर में जो वायर है, हमेशा याद रखिए वो वस्तु सर्कुलर होनी चाहिए। रिजिडिटी मॉड्यूलस सर्कुलर वस्तुओं के लिए दिया गया है कि वह कितनी टेंजेंशियल फोर्स को सहन कर सकती हैं, मटेरियल कितना रेसिस्ट कर सकता है, विरोध कर सकता है डिफॉर्मेशन फोर्स का। जैसे आप ले लीजिए घर की वायर को मोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन अगर मैं आपको दे दूँ LT केबल, यानी जो ट्रांसफार्मर्स में यूज़ होती है, उसको मोड़ने में आपको थोड़ी और ताकत लगेगी। अगर मैं आपको दे दूँ HT की केबल्स, यानी मोटी केबल्स दे दूँ, कंडक्टर मोटा दे दूँ, उसको मोड़ने में और ज़्यादा ताकत लगेगी। दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी। स्टिफनेस हमेशा सिलिंड्रिकल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है शब्द, यानी ये कितना टेंजेंशियल फोर्स को सहन कर सकता है, और इसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन आपका शियर स्ट्रेन। सीधा सीधा आपको ऑप्शन में फॉर्मूला पूछ सकता है कि रिजिडिटी मॉडुलस रिजिडिटी मॉडुलस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। रिजिडिटी मॉडुलस इज एक्सप्रेस्ड बाय, 4 ऑप्शन दे दिया। बल्क मॉडुलस इज एक्सप्रेस बाय, तो आप याद रखिए कि यंग्स मॉडुलस जब लीनियर चेंज आता है किसी वस्तु में, किसी भी इलास्टिक वस्तु में, बल्क मॉडुलस जब उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, घनत्व उसके आयतन में चेंज आएगा, वॉल्यूम को आयतन कहा जाता है दोस्तों, उसके आयतन में चेंज आएगा। और रिजिडिटी मॉडुलस तब होता है, हम तब एक्सप्रेस करते हैं जब कोई वस्तु साइलेंट्रिकल होती है और उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगती है दोस्तों। तो दोस्तों इलास्टिसिटी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये एग्जांपल्स अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि स्टील और रबर का एग्जांपल आएगा तो आप स्टील को ज़्यादा इलास्टिक बताएंगे, साइकिल ट्यूब और टायर ट्यूब का आएगा आप साइकिल ट्यूब को ज़्यादा कम इलास्टिक बताएंगे, और ट्रक के टायर ट्यूब को ज़्यादा इलास्टिक बताएंगे। दोस्तों जो भी वस्तुएँ अपनी शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन को बहुत कम बदलती हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर वही ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। आप विजुलाइज कीजिएगा कि दोनों वस्तुओं में से किस वस्तु पर मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और उसका शेप और साइज कम बदलेगा, वही ज़्यादा इलास्टिक होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अब तक देखी नहीं, और आपका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।